कहानी का उन्वान है दिसंबर। खफा न होना, तारीख इसलिए नहीं लिखी कि मस्कीनपुरा के बासियों की तारीख कभी बदली ही नहीं। अलबत्ता कई नस्लें बदल गईं। आज भी उसी 1.5 मरले के मकान में मुकीम हूँ जहाँ मेरा दादा रैश पजीर था और 1 दिसंबर की बर्फानी रात में शहर खमोशा में जा बसा। आपकी कनूतियत पसंदी से नफरत से मैं बाखूबी आगाह हूँ, लेकिन जरा गौर फरमाइए, दिसंबर में भी क्या कशिश है कि हर सदीकी पुकार पुकार कर कहता है उसे कहना दिसंबर आ गया है। ना जाने नसीर अहमद नसीर में को दिसंबर में क्या तलखी नजर आई कि फरमाने लगे दिसंबर मत आना। दोनों सहबान फहम दानिश की हिस्से जमालियात का मसला कौन सुलझाएगा, ये आप जानिए और आपका काम। मुझे तो इतना मालूम है कि दिसंबर तो दिसंबर है, इसे तो आना ही आना है। हमें दोनों सूरतों में दिसंबर को कबूल करना है। दिसंबर की खुनक रात में किसी गर्म रेस्तोरां की रोमानी फिजा में जलमलाती शमा की मदोश रोशनी में माबाद जदीद जमाने की सोनी के लबों से मस्त काफी की प्याली को बोसा देने की ख्वाहिश मेरे जैसे कंगले के दिल में किसी नेहा खाने में जन्म ले भी ले तो सितम जरीफी ये दिल इस ख्वाहिश को जन्म लेते ही किसी जाहिल अरब की बेगुनाह बेटी की तरह जिंदा दरगोर कर देता है। इसके बावजूद कोई मन चला इस ख्वाहिश को किसी कागज के पुर्जे पर रकम करके अपनी तख्लीकियत के जोम में मुब्तला हो जाए तो उसके मासूम बच्चे के लबों पर सूखी पिपड़ियां और दिल में मचलती नाकाम उमंगे इस ख्वाहिश को मन के मंदिरों में देवदासी बनाकर भूल जाती हैं कि कभी कोई ऐसा ख्याल भी आया होगा। दिसंबर की खुनकी में तमाम तवानाइयों के असराफ के बावजूद मस्कीनपुरा की मां रात को जब पैबंद लगी रजाई में अपने मासूम को तपश में मुहैया करने के लिए ममता की भट्टी में झोंकती है तो ठठरता बलकता मासूम कहता है दिसंबर मत आना। लेकिन दिसंबर ने तो आना है, इसे कौन रोके। दिसंबर तो जिंदगी की अलामत है। दिसंबर आते ही मस्कीनपुरा में जिंदगी जिंदा रहने के लिए नए सिरे से जिंदा होने लगती है। बख्तू की बीवी सारा मौसम गर्मा दिसंबर के इंतजार में गुजारती है। अक्टूबर में उसकी मुर्गियां अंडे देने शुरू कर देती हैं। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि मुर्गियों को भी मालूम है कि बख्तू के लिए दिसंबर कितना अहम है, या फिर अंडे ना देने की सूरत में मुर्गियों को अपना अंजाम नजर आने लगता है। ये तो खैर जुमला मुतरजा हो सकता है। असल हकीकत यह है कि बख्तू की बीवी तकरीबन 2 माह अंडे जमा करती है और फिर दिसंबर आते ही रोजाना 1 दर्जन उबले अंडे थर्मोस में रखकर बख्तू को इस आस के साथ रवाना करती है कि सारा दर्जन बिकने से कल का दिन गुजर जाएगा। ये बख्तू कम वक्त मारा मैला कुचैला थर्मोस उठाए इन रोशन गलियों में जा निकलता है जहां गर्म लियाफ में लेटा इंसान उसके मैले कुचैले थर्मोस का तस्वर करके उबकाइयां लेने लगता है। वो बख्तू की सदा गरम आंडे सुनकर कहका मारते हुए कहता है लो जी दिसंबर आ ही गया है। बख्तू को मालूम है कि इसके गरम अंडे मस्कीनपुरा के किसी मस्कीन ने ही लेकर खाने हैं, लेकिन उसका कहना है कि मस्कीनपुरा का गरीब गाहक एक अंडे के सौदे पर इतना वक्त जाया कर देता है कि उसके बाकी अंडे ठंडे यख हो जाते हैं। मुनाफा तो कुजा, असल लागत भी नहीं मिलती। बख्तू का ख्याल है कि उसकी नाकामी की वजह उसका अपना वसेब है। असलू को तो आप जानते हैं, सर्दियों में चिकन सूप का ठेला लगाता है। दिसंबर आते ही इसकी कारोबारी सरगर्मियों में खासा इजाफा नजर आता है। असलू का चिकन सूप बजकौल उसके बड़े बड़े लोग पीने आते हैं। इन बड़े बड़े लोगों में हमारा काउंसलर जेदा हैगा भी शामिल है। असलू हर शाम जेदे हैगे के डेरे पर 4 कप सूप और तमाम दिन की इकट्ठी की हुई कीमतें पहुंचाता है। असलू का कहना है कि जेदा हैगा का मुंह इसी तरह बंद किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में जेदा हैगा कमेटी वालों को कहकर उसका ठेला वहां से उठाने की धमकी लगा देता है। इसके अलावा असलू के चिकन सूप को कभी कभी महकमा हिफ्जान सेहत के करिंदों से चेक करवाने की कार्रवाई रुकवाने की कहानी सुनानी पड़ती है। उस्ताद
اسلو کے سوپ کے اجزاء کا تو سارا مسکین پورا گواہ ہے کہ وہ دسمبر کے آغاز میں صدیق کسائی سے ایک مرغی لے کر سوپ کے بڑے پتیلے پر لٹکا دیتا ہے۔ وہ کافی عرصہ تک گیس لیمپ کی روشنی میں پتیلے سے اٹھنے والی بھاپ کے قطروں سے سٹیم بات کرتی رہتی ہے اور اس سے گرنے والے قطرے گاہکوں کی اشتہا میں اضافہ، جبکہ اصل کہانی یہ ہے کہ صدیقہ کسائی روز شام کو مرغیوں کے پنجے اسلو کے گھر دے جاتا ہے۔ جیدہ ہیگا نے صدیق کسائی کی مردہ مرغیوں کا گوشت پکڑوا دیا تھا، جس کے بعد صدیق نے اسلو والا طریقہ استعمال کیا اور اپنا کاروبار بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ جیدہ ہیگا بھی تو ہمارا ریتل کا وسنیک ہے۔ کونسلر بننے کے بعد اس نے اپنا ووٹ ملک بنا خان کو دے کر موٹر سائیکل لی۔ جب سے اسے موٹر سائیکل ملی ہے وہ مسکین پورہ سے غائب رہتا ہے۔ اس کے مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ موبائل چھیننے جیسے سٹریٹ کرائم میں ملوث ہے۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ ہماری سیاسی روایات میں الزام تراشی درخشندہ روایات ہے۔ اس کے بغیر سیاست کا مزہ ہی نہیں آتا۔ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن ایک حقیقت کا میں عینی شاہد ہوں کہ جیدہ ہیگا نے لیڈی کونسلر اللہ رکھی سے ملی بھگت کر کے مسکین پورہ کی سولنگ صرف اپنے گھر تک مکمل کروائی اور باقی حصے کی سولنگ کی اینٹوں سے دونوں نے اپنے گھر کے فرش اور بیٹھک پختہ کر لی ہیں۔ سولنگ کا افتتاح ناظم انو رائے سے کروا کر بورڈ لگوایا تاکہ اگلے انتخابات تک سند رہے، لیکن اگلے الیکشن میں جیدہ ہیگا کے مد مقابل امیدوار اختر نواز نے شب خون مارا، بورڈ اکھاڑ کر کھوکھے کے سامنے گاڑا، رنگ مارا اور اس پر لکھا آپ کا خادم اختر نواز۔ اگلے الیکشن میں ووٹ دے کر کامیاب کریں۔ آپ سے حال دل کرتے ہوئے خط کی طوالت کا احساس ہی نہیں رہتا استاد عین دانش۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم مسکین آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کی شفقت کا نتیجہ ہے کہ اپنے دکھڑے آپ کو لکھ کر بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ کی بات ہے کہ لیڈی کونسلر اللہ رکھی کی دعوت پر ایک غیر سرکاری تنظیم این جی او کی ایک اعلیٰ عہدیدار بیگم جہاں آرا افروز میں مصاحبین منصوبہ بندی فلاحی مرکز کا افتتاح کرنے آئی تھیں۔ اس کے بھاشن سے زیادہ مجھے اس کی شخصیت میں دلچسپی لینا مناسب لگا۔ ایسی سرب قامت، ستوہ ناک والی، چشمہ تراشیدہ زلف سیاہ اور سینے پر شام غم کی طرح ڈھلکتا باریک شفون کا دوپٹہ نما پٹا اوڑے خاتون تو مسکین پورہ کے باسی کرائے پر دیکھے جانے والی ہمسائے فلم کی کسی نیم اریاں فلم میں ہی دیکھ سکتے تھے، اور وہ بھی عید کے موقع پر، جب نوجوان کو ڈانٹنے کے بہانے بیٹھک میں جا گھسے اور کن اکھیوں سے فلم کا ایک ہی سین دیکھ کر ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ کہانی تو جہاں افروز کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی جب انہوں نے جوان لڑکیوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور شہر لے جا کر انہی اپنی این جی او کی طرف سے تربیت دینے کی پیشکش کی۔ لیڈی کونسلر اللہ رکی کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہوں نے اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کرنے کا اعلان کرنے کے علاوہ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے اور دوسرا اہم ساز و سامان کافی مقدار میں دیا تاکہ مسکین پورہ کی بلند شرح پیدائش پر قابو پا کر غربت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ مجھے بیگم جہاں آرا افروز کی نیک نیتی پر ہرگز شک نہیں ہے۔ تاہم لیڈی کونسلر اللہ رکی اور ڈسپینسر مذکور اللہ کے دوستانہ مراسم اور ملی بھگت پر شک ضرور ہے، کیونکہ ان دونوں نے منصوبہ بندی کا ساز و سامان سلطانے کی دکان پر بلیک کرنے کے لیے دے دیا ہے اور اس امداد کو مسکینوں تک نہیں پہنچنے دیا۔ رہی صحیح کسر مولوی عبد الشکور نے جمعے کے خطبے میں نکال دی۔ مولوی صاحب نے اللہ رکی اور بیگم جہاں آرا افروز کو اسلام دشمن قوتوں کا اعلی کار قرار دیا۔ ان کی خاندانی منصوبہ بندی کی کوششوں کو اللہ کے کاموں میں مداخلت کہہ کر سخت مذمت کی۔ اہم واقعہ یہ ہے کہ ڈسپینسر مذکور اللہ جہاں آرا افروز کی ہر بات پر سر ہلا ہلا کر جہاں ہلکان ہو رہا تھا تو مولوی عبد الشکور کے خطبے کے دوران اٹھ اٹھ کر نعرے بھی لگا رہا تھا۔ مجھے تو ان کی نیتوں پر شبہ ہے، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بیگم جہاں آرا افروز کو اپنی نیک تمناؤں اور ان کے خلاف سازشوں سے ضرور آگاہ کروں۔ میرا خیال ہے کہ میں ان کی این جی او میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ جلد سازی کا کام تو کمپیوٹر کی ایجاد اور سی ڈی کی آمد نے تقریباً ختم کر دیا ہے۔ بالغ خان نے بھی رومانی لائبریری کی جگہ ویڈیو کی دکان بنا لی ہے، اور وہ بھی بستی خدا داد اور مسکین پورہ میں۔ این جی او میں شامل ہونے سے روزگار تو مل ہی جائے گا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے قبیلے کے کافی ترقی پسند پہلے ہی روایت قائم کر چکے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپا منظوراں کی ترقی پسندی مجھ سے پہلے یہ کام کر ڈالے گی۔
आपा मंजूरा ने सैनिटरी वर्कर की मुलाजमत से इस्तीफा देकर अल्लाह रखी के मुकाबले में अगला इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। उसका कहना है कि इसने एक और बेगम साहबा से राब्ता किया जिसका नाम वो भी सीगा राज में रखे हुए हैं। आपा मंजूरा का कहना है कि बेगम साहबा पहली फुर्सत में मस्कीनपुरा आएंगी और यहाँ के बासियों का सबसे अहम मसला खानदानी मनसूबाबंदी और बढ़ती हुई आबादी के मसाइल पर काबू पाने और तहफ़्फ़ुज़ निस्वां के बारे में अपनी पॉलिसी इमदाद और सरपरस्ती का ऐलान करेंगी। आपा मंजूरा का ख्याल है कि अब हमारे तमाम मसाइल हल होने वाले हैं क्योंकि बेगम साहबा के बहुत ऊपर तक ताल्लुकात हैं। मुझे एहसास है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन मोहसिन रोहतकी का जिक्र किए बगैर खात मुकम्मल ना हो सकेगा। मोहसिन रोहतकी प्राइमरी स्कूल मस्कीनपुरा में 25 साल हेडमास्टरी करने के बाद 1,02,030 रुपए पेंशन व प्रोविडेंट फंड लेकर परसों रिटायर हो गया है। अपनी रिटायरमेंट के बाद अलविदाई तकरीब में मस्कीनपुरा के लायक व ताबेदार तुलबा ने उसके एजाज में शानदार अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया था। बकौल मोहसिन रोहतकी, मेमार कौम की औकात सिर्फ एक समोसा रह गई है। वो अक्सर गिला करता नजर आता है कि गवैये, फनकार और गैर पैदावारी अफसर तो तमगा उसने कारकर्दगी पाए और हम नेक तमन्नाएं। उसका कहना है कि मस्कीनपुरा के बासियों में इनकलाबी शऊर बेदार करना अशद जरूरी है। इस मकसद के लिए वो एक अंजुमन बराए बेदारी इनकलाबी जमहूरी शऊर कायम कर रहा है। मोहसिन रोहतकी के मुंह से इनकलाब का सुनते ही मैं तो आवाज बाख्ता हो गया और मेरी आंखों के सामने मस्कीनपुरा के गम आलूद फिजा छा गए। मस्कीनपुरा के चौक में काउंसलर जेडी हैगा, लेडी काउंसलर अरलक्की, सुल्ताना जखीरा अंदोज और बाले खान जैसे फाशी फैलाने वाले शरपसंद और समाज दुश्मन अनासिर की लाशें लटकी नजर आने लगी, तो दूसरी तरफ मोहसिन रोहतकी इनकलाबी कौंसिल का रुकन बनकर एक फाते मुस्कुराहट के साथ मिलियन मार्च करता नजर आया। मेरी कैफियत को भांपते हुए मोहसिन रोहतकी कहने लगा, यार नूरे, तुम भी नीरे नूरे हो। अब इनकलाब खूनी नहीं जमहूरी होते हैं, जरा लातीनी अमेरिका पर नजर डाल लिया करो। फिर तंजन कहने लगा, तुम ठहरे दोपहर को 4 आने में बिकने वाले रोजनामे के मकामी नुमाइंदे, तुम्हें क्या खबर दुनिया में क्या हो रहा है? मस्कीनपुरा के मस्कीन मस्कीन ही रहेंगे। आप ही कुछ समझाएं, मुझे तो उसकी बातों की समझ नहीं आई। मैं उसकी नीयत पर शक भी नहीं कर सकता क्योंकि वो हम में से है और बेगम जहां आ रहा अफरोज से ज्यादा हमें जानता और समझता है। मैंने इसे बथेरा समझाया कि दिसंबर की ठिठुरती रातों में ठिठुर जाने वाले हाथ और कामती टांगे, नईफ लागर जिस्म और झुके सर इनकलाबी जमहूरी शऊर से आरी होते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर मुसिर है कि ठिठुरते कांपते हाथ, कामती टांगे, नईफ और लागर जिस्म और झुके सारी दिसंबर में ऐसी तपश पैदा करेंगे। दूसरी तरफ मोहसिन रोहतकी के बेटे ने उसे पागल करार देकर घर में बंद कर दिया है क्योंकि उसके बेटे की सारी नजरें उसके प्रोविडेंट फंड और पेंशन पर हैं। अब हम इस इस्तारा बना देंगे, ये मोहसिन रोहतकी का कहना था। उसे कहना दिसंबर आ गया है, लेकिन लगता है मोहसिन रोहतकी सठिया गया है, लेकिन उसकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो सच कहता हो। अब मैं आपके दानिशनामा का मुंतजिर रहूंगा। वक्त पीरी शबाब की बातें ऐसे है जैसे ख्वाब की बातें।